सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपकी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो आपकी जून जुलाई में प्रस्तावित है, उसके जो आपके पाठ्यक्रम के सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उस पर अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपका जो पार्टनरशिप टॉपिक है वो आपका चाहे लेखा सहायक की परीक्षा हो, चाहे आपके यूजीसी नेट के एग्जाम हो, चाहे आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम हो, इसके अलावा केवीएस है, एनवीएस है, यानी तमाम कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनमें भी आज का सेशन बड़ा ही फायदेमंद और कारगर साबित होने वाला है। इसलिए आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार आज के सेशन को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, और साथ में जो भी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेटिव बातें आपको बताई जा रही है उसका फायदा आपको घर बैठे मिल सके। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के सेशन में अपन करेंगे। तो निश्चित रूप से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और साथ में आपका जो पाठ्यक्रम है उसके पॉइंट्स भी कुछ हद तक क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरा सेशन है वो आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा आपको देखना है ताकि हर पॉइंट है वो आपका क्लियर हो, हर चीज है वो आपके समझ में है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि एक साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है या उस साझेदार की मृत्यु होती है तो कुछ ऐसे संपत्ति और दायित्व होते हैं जिनका हमें पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण करना होता है। साथ ही उस साझेदार के अवकाश ग्रहण या उस साझेदार की मृत्यु के समय हमारे जितने भी जो रिजर्व होते हैं, जो संचय होते हैं, जो हानियां होती है, जो लाभ होते हैं, उनमें भी उस साझेदार का जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसका हिस्सा उसमें होता है। तो अपने को क्या करना है कि साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो उसके हिस्से को अपने को पुराने अनुपात में बांटते हुए उसे देना होता है। तो उसी पे अपन सबसे पहले बातें करेंगे। देखो, ये आता है आपका संचित लाभों अथवा हानियों का समायोजन। वैसे तो इस टॉपिक पर अपन ने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर यानी साझेदार का जो प्रवेश होता है उस पर अपन ने चर्चा कर ली है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन सेम ही है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजमेंट नहीं है ना। फिर भी देखो अपन क्या देखते हैं कि संचित लाभों और हानियों का समायोजन अपने को किस तरीके से करना है कि यदि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु हो जाने पर फर्म के चिट्ठे में संचय, संचित लाभ और संचित हानियों का बंटवारा सभी साझेदारों में जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है और मृतक साझेदार को शामिल करते हुए उन सब के मध्य पुराने अनुपात में बांटा जाएगा। क्या किया जाएगा? उन सब के मध्य पुराने अनुपात में अपने को बांटना होता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये सारी चीज आपकी क्लियर है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न क्या आता है ना, कि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उस समय के जो संचित लाभ है और हानियां है वो किस अनुपात में बांटी जाती है? तो वो पुराने अनुपात में बांटी जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो ये अनुपात से रिलेटेड है वो बनता है ना। इसके अलावा अपने को कई बार क्या होता है कि भाई नया अनुपात और फायदे का अनुपात दे दे और फिर पूछे भाई पुराना अनुपात क्या है, तो वो चीज भी अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। बढ़े आगे। अगर अपने को एंट्री पूछ ली जाती है तो ये एंट्री इस तरीके से होती है: जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, पीएनएल अकाउंट डीआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्स रिजर्व अकाउंट डीआर। विनियोग के मूल्य में कमी को घटाकर अपने को दिखाना होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर, दायित्व घटाने के बाद कोई है तो शेष इसमें आता है। और टू ऑल पार्टनर कैपिटल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसका डिवाइडेशन है वो कर देते हैं, इसमें विभाजन किया जाता है सभी साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में। ठीक है, आगे बात समझ में ओके है? बढ़े आगे देखेंगे। आगे देखो, अवितरित हानियों के लिए प्रविष्टि। अवितरित हानियों के लिए प्रविष्टि क्या प्रविष्टि करेंगे? जिस प्रकार आपके लाभों में
पुराने साझेदार का हिस्सा होता है या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा होता है, उसी प्रकार पुरानी जो हानियां, जो अवितरित लॉसेज है, उनमें भी उस अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार में हिस्सा होता है, तो वो भी अपने को बांटना पड़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाने वाले को डेबिट, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये इसकी प्रविष्टियां हो जाएगी कब, जब अवितरित लाभ को अपने को पुराने साझेदार या जो ऑल पार्टनर है उनके मध्य पुराने अनुपात में डिवाइडेशन करते हैं तब, है ना। एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ईपीएफ, वो फर्म के लिए लायबिलिटीज होता है और उसका वितरण साझेदारों में नहीं किया जाता। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो एक साझेदार का स्वयं का कंट्रीब्यूशन होता है और उसमें उसी साझेदार का हिस्सा होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बंटवारा है वो नहीं होता है। ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ईपीएफ, ये एक फर्म के लिए लायबिलिटीज होगी, क्योंकि जब साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या साझेदार की मृत्यु होगी तो उस राशि का भुगतान फर्म को उस साझेदार के लिए करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका ईपीएफ है वो फर्म के लिए लायबिलिटीज मानी जाएगी। ठीक है, हो गई यहां तक, बढ़े आगे। आगे देखो, आगे क्या है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारण। जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या जिस साझेदार की मृत्यु होगी तो वहां पर उस व्यक्ति को भुगतान करने के कुछ तरीके होंगे, कुछ विधियां काम में ली जाती है, तो उन विधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। देय राशि का भुगतान, सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वो देय राशि कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भाई जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी जो अनुमानित अमाउंट है वो कितनी होगी, उसको कितनी राशि का भुगतान करना है ना। तो ये चीज अपने को नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें हैं वो आपके दिमाग पे डिपेंड करती है। आप अपने दिमाग में कितनी चीजें हैं वो स्टोर कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। प्रश्न है वो आपकी बुक से ही होते हैं, लेकिन उनको प्रश्नों के रूप में सोचना वो आप पे डिपेंड है कि देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, यानी आपको स्वयं को उसके प्रति रिसर्चर बनना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनर पेपर जब सेट करता है तो वो अपना आईक्यू भी टेस्ट करता है, सिर्फ ये नहीं है कि भाई प्रश्न दे दिया और उसके आंसर हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आईक्यू पर डिपेंड होते हैं, आपके दिमाग पर डिपेंड होते हैं। तो अवकाश ग्रहण करेगा साझेदार तो उसकी निवृत्ति के समय जो देय राशि है वो 4 विधियों से आपको भुगतान की जा सकती है। नंबर 1, एकमुश्त भुगतान, है ना। अगर फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि है, पैसा है, तो वो एकमुश्त भुगतान कर सकती है। यदि फर्म के पास पर्याप्त तरल साधन जिसमें नगद और बैंक शेष हो तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है ना। इसके लिए आवश्यक प्रविष्टि क्या होगी, भाई जब फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, बैंक में पैसा है, तो वो जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको एक साथ एक मुश्त पेमेंट देके वो उस व्यक्ति को उस फर्म से अलग कर सकती है ना। अब इसके लिए आपकी एंट्रियां होती है कि भाई पाने वाले को नाम करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको डेबिट करते हैं। तो पाएगा कौन, जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा वो। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक, नगद भुगतान है तो कैश हो जाएगा और चेक से तो बैंक हो जाएगा और देय राशि से हो जाएगा, है ना। ये होगी आपकी ड्यू अमाउंट, कितनी राशि आपने ड्यू की है वो राशि आप उस साझेदार को भुगतान कर दोगे और वो साझेदार क्या करेगा भाई, उस फर्म को से अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखिए, जैसे एक एग्जांपल है कि भाई 1 अप्रैल 2017 को एक फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है। उस तिथि को उसकी पहुंची खाते में 60,000 रुपये समायोजित शेष था। 1 अप्रैल 2017 को उसको एक मुक्त भुगतान कर दिया गया है। जनरल प्रविष्टि आपको बतानी है, तो ए अवकाश ग्रहण कर रहा है तो इसकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर टू
अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि भाई कैश है चेक है, तो जो भी आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। परीक्षा में आपके क्वेश्चन में जो होगा वो आपको लिख देना। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अपन उसको एक मुश्त भुगतान है वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसी का एक मुश्त में कि अगर कई बार क्या होता है कि हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, लेकिन फर्म चाहती है और वो जो रिटायर हो रहा है वो भी ये चाहता है कि मेरा एक मुश्त है वो भुगतान हो जाए, तो वो फर्म क्या करेगी, उसे बैंक से ऋण लेके उस व्यक्ति को भुगतान है वो कर देती है। तो कभी कभी बैंक से ऋण लेकर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान किया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, बैंक से ऋण लेने पर बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन अकाउंट, है ना। बैंक से आप ऋण लोगे तो क्योंकि व्यापार में पैसा आएगा, है ना, वो ऋण की राशि कहाँ आएगी, बैंक के खाते में आएगी, क्योंकि लोन अमाउंट है वो लोन अकाउंट में आती है। तो बैंक में आएगी तो पाने वाला बैंक हो जाएगा और अपनी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू बैंक के लोन। अब ये लायबिलिटीज बढ़ गई, है ना, अपने पास पैसा आ गया, तो अब उस साझेदार को, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको पेमेंट कर देंगे। तो उसकी एंट्री कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान, तो वो हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू बैंक। अब क्योंकि अपना लोन है कि अमाउंट है वो बैंक में आई है, बैंक खाते में आई है, तो भुगतान अपने को चेक से करना पड़ेगा, तो टू बैंक के अकाउंट, है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट है उसकी एंट्री कर दी जाएगी, है ना। तो दोनों प्रविष्टि है वो आपको इस तरीके से करनी है, लेकिन इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर को भुगतान किया जाता है वो खास प्रविष्टि है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, है ना। ये चीज है वो हो सकता है कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है वर्तमान में चल रही है उसमें नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि ये आपका पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसमें शामिल है। बोर्ड है वो अपने हिसाब से सिलेबस है वो कम ज्यादा करता रहता है, तो इस बार जो एग्जाम हो रही है उसमें ये शामिल नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये शामिल है, क्योंकि वहां पर लिख रहेगा पार्टनरशिप, है ना। तो पार्टनरशिप में ये सारी चीज आप शामिल माननी पड़ेगी। ओके, बढ़े आगे सेकंड मेथड क्या आती है कि पूंजी शेष को ऋण खाते में स्थानांतरण के द्वारा, है ना। कई बार क्या होता है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वो ये कह देता है उस फर्म को कि भाई आपके पास अभी पर्याप्त मात्रा में पूंजी है नहीं, तो आप मेरी जो पूंजी राशि है उसे आप लोन के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी वो कैपिटल न होके उस व्यक्ति का लोन हो जाएगा, किसके लिए, उस फर्म के लिए। और उस लोन पर क्या मिलेगा, उस व्यक्ति को जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको ब्याज मिलेगा, है ना। तो यहां पर देखो एंट्री क्या हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, वो कैपिटल तो जीरो हो जाएगी, और अब वो लोन के नाम से एंट्री हो जाएगी, तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। तो ये प्रविष्टि कब होगी, जब साझेदार जो अवकाश ग्रहण करने वाला है उसको पूंजी है वो नगद में भुगतान न करके उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वहां पर आपकी ये प्रविष्टि है वो काम में आने वाली है। ठीक है, तो पूंजी शेष को ऋण खाते में ट्रांसफर कर दे। ओके है, बढ़े आगे देखते हैं। सेकंड कंडीशन कि आंशिक भुगतान नगद में और आंशिक ऋण खाते में ट्रांसफर, है ना। तो बहुत ज्यादा अंतर इसमें भी नहीं है ना। इसके साथ एक केस नाम है वो और जुड़ जाएगा, है ना। तो आंशिक भुगतान यानी जैसे मान लो जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको 5 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं, अपने पास 2.5 लाख रुपए है, तो अपन ने क्या कहा कि भाई 2.5 लाख रुपए तो आप नगद ले लो और बाकी के जो 2.5 लाख है उसको आप लोन के रूप में ट्रांसफर कर दो, कन्वर्ट कर दो, तो वो पूंजी तो कम हो जाएगी लेकिन उस व्यक्ति का उस फर्म के लिए लोन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर एंट्री क्या होगी कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिया, जो रिटायर होगा वो प्राप्त करेगा, है ना। कैपिटल कम हो जाएगी, टू कैश आधे है और टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, ये लोन के नाम से इसकी प्रविष्टि हो जाएगी।
ठीक है, आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से अब आपकी क्लियरिटी होगी सारी चीजों की कि भाई अगर आंशिक भुगतान किया जाता है तो किस तरीके से अपने को प्रविष्टि करनी है ना। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। परीक्षा में, क्योंकि आपका एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं होगा कि भाई आपसे बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर भी आपको एंट्री में पूछ सकता है कि भाई कौन सा खाता डेबिट होता है और कौन सा क्रेडिट होता है। और कंपटीशन एग्जाम का तो रूल एक ही होता है कि अगर आपने ए बी सी डी में टिक सही किया है तो आपके पूरे में से पूरे नंबर है, और अगर आपने गलत कर दिया तो पूरे 0 हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन कह नहीं सकते कि भाई परीक्षा में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले और आपका सही नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है, और अगर सही होगा तो आपको खुशी होगी कि जो चीज मैंने पढ़ी थी वो ही एग्जाम में पूछी गई है और उसका बेनिफिट भी मुझे हुआ है। ठीक है, तो ये आंशिक भुगतान के रूप में इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। आगे देखो, नंबर 3, किस्तों में भुगतान, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, है ना। इसमें क्या होता है कि जब फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते हैं तो वो एक निश्चित किस्त निर्धारित कर देती है कि भाई प्रत्येक महीने से या प्रत्येक 6 माह से या प्रत्येक वार्षिक इतनी राशि है वो विद ब्याज सहित आपको भुगतान की जाएगी, है ना। तो ये होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या होगा, जो अभी तक आपने जो सेकंड प्रविष्टि देखी थी कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी उस राशि को लोन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ऋण खाते में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ऋण खाते में ट्रांसफर करने के बाद फिर उस पे जो ब्याज होगा और फिर ब्याज सहित उस राशि का भुगतान करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो अभी आपने एंट्री देखी है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। फिर क्या होगा, इस पे ब्याज है, अदत्त राशि पर ब्याज के लिए जो आपकी लोन होगा उस पे ब्याज लगाया जाएगा, है ना। तो वो होगा इंटरेस्ट अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, है ना। क्योंकि लोन की अमाउंट बढ़ेगी और ये खर्चा तो नाम हो जाएगा। और फिर इंटरेस्ट सहित भुगतान करेगा, तो किस्त की राशि ब्याज सहित भुगतान करने पर तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या टू कैश या बैंक, किस्त की राशि है उसका ब्याज सहित भुगतान करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या टू कैश, यानी 3 प्रविष्टियां करनी पड़ेगी। इसकी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन निर्धारित उस सवाल में की जाएगी, भाई कितने समय प्रत्येक महीने से चुका रहा है, प्रत्येक 6 माह से, प्रत्येक वार्षिक, जिस कंडीशन में होगा उसी समय का उसी तरीके का ब्याज है वो इस पे लागू होगा। तो ये कब भुगतान करना है, जब इंस्टॉलमेंट के रूप में, किस्तों के रूप में भुगतान किया जाता है, तो ये मेथड है वो आपको काम में लेगी। ठीक है, आगे देखिए, चौथी मेथड आती है आपकी वार्षिकी द्वारा भुगतान, यानी एन्युटी मेथड, वार्षिकी द्वारा भुगतान। वार्षिकी एन्युटी मेथड है वो कब अपनाई जाती है, किस तरीके से अपनाई जाती है, तो इसमें देखो कि भाई अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार अथवा मृतक साझेदार को कुल देय राशि को वार्षिकी उचलती खाते एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या वार्षिकी खाते एन्युटी अकाउंट में स्थानांतरित किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा या जिस साझेदार की मृत्यु होगी उसकी जो कुल राशि जो ड्यू हुई है उसको सबसे पहले एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या एन्युटी अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यह प्रश्न यहां से बन सकता है कि भाई वार्षिकी विधि में जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसका भुगतान किस माध्यम से होगा, तो एन्युटी सस्पेंस मेथड के माध्यम से होगा, और इसमें जो राशि ड्यू हुई है उसको सबसे पहले उस खाते में ट्रांसफर करना। ठीक है, सेकंड, प्रतिवर्ष वार्षिकी उचलती खाते के शेष पर ब्याज है वो क्रेडिट किया जाएगा। जो आपका उचलती खाते का जो शेष है, उचलती खाते का जो शेष है उस पे क्या होगा, ब्याज है वो क्रेडिट है वो किया जाएगा, यानी ब्याज है वो लगाया जाएगा, है ना। तो वो ब्याज उनके लिए क्या होगी, आय होगी, इसीलिए तो इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाएगा। और उसके बाद
वार्षिकी का भुगतान करने पर वार्षिकी उच्चती खाते को डेबिट किया जाएगा, वह बैंक खाते को क्रेडिट किया जाएगा। यानी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या टू बैंक के माध्यम से इसका भुगतान है वो किया जाएगा। तो ये मेथड है आपकी वार्षिकी। तो ये वार्षिकी विधि है, ये आपको इस तरीके से काम में लेनी है। तो कुल मिलाकर ये 4 मेथड हो जाती है आपकी, एकमुश्त भुगतान द्वारा, किस्तों में भुगतान द्वारा, है ना, वार्षिक भुगतान द्वारा, बैंक से लोन लेके, है ना। तो ये मेथड आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन है वो परीक्षा में पुटअप होता है, तो अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब है वो दे सकते हो, है ना। और नहीं तो फिर जवाब क्या दोगे। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है कि यदि वार्षिकी पाने वाले साझेदार की मृत्यु कुल भुगतान से पूर्व हो जाती है तो वार्षिकी उच्चती खाते के शेष को शेष बचे साझेदारों के में उनके लाभ विभाजन अनुपात में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह बात आपके समझ में आई? ये चीज तो आप समझ गए कि भाई आपको ये लगा होगा कि ये मेथड तो वही है जो किस्तों में भुगतान करते हैं या एकमुश्त भुगतान करते हैं, वही है ना। लेकिन इसका एक विशेष है कि भाई अपन ने क्या कर दिया कि भुगतान करना है तो एन्युटी सस्पेंस को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट, और बैंक को क्रेडिट कर दिया। लेकिन बाय द वे क्योंकि उसकी कोई अवधि नहीं होती है, यदि जो एन्युटी पाने वाले जो साझेदार है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है ना, कुल भुगतान से पूर्व, कुल भुगतान से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो शेष रकम है वो ये नहीं कि उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा, नहीं, भुगतान कुल रकम का भुगतान करने से पहले अगर उस साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो शेष रकम रह गई उसे जो शेष साझेदार है यानी बचे हुए जो साझेदार है वो अपने लाभ विभाजन अनुपात में उस राशि को बांट लेते हैं, है ना। तो यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि भाई एन्युटी सस्पेंस में अगर साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वो शेष राशि वो किसके मध्य बांटी जाती है, तो वो शेष साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांटी जाती है ना। अगला इसी का विपरीत, वार्षिकी उच्चती खाते का शेष समाप्त होने के बाद भी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जीवित रहता है तो भविष्य में उसे दी जाने वाली राशि को लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाएगा, है ना। जैसे मान लो उसकी जो कुल भुगतान की राशि थी कि भाई 10 लाख पेमेंट करना था और वो 10 लाख का पेमेंट पूरा हो गया, अब उसके बाद भी वो जीवित है ना, तो जीवित है तो उसको भुगतान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एन्युटी सस्पेंस है वो इस तरीके की मेथड है कि इसमें अगर पूरी राशि भुगतान करने से पहले उस साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो शेष राशि है वो शेष बचे साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं। लेकिन पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और अभी तक वो साझेदार जीवित है और अब भी उसको राशि का भुगतान करना पड़ रहा, तो उस राशि को क्या किया जाएगा, लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाएगा, यानी उसको भुगतान किया जाएगा, उसके भुगतान में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। जब तक वो जीवित है तब तक वो राशि उसको भुगतान के रूप में मिलती रहेगी, फिर वो राशि लाभ हानि खाते से चार्ज की जाएगी, लाभ हानि खाते से कम की जाएगी। ठीक है, समझ गए दोनों बात। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें आपके हर डाउट वो क्लियर होना चाहिए। अगर परीक्षा में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका भी जवाब आप आसानी से दे सको, ऐसी आपकी जो हैबिट है वो होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये इसकी कुछ एंट्रियां हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हो कि कुल देय राशि की वार्षिकी उच्चती खाते में स्थानांतरित करेंगे। सबसे पहले पर क्या करेंगे, जो टोटल राशि है जिस प्रकार आपने देखा लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था उसी तरीके से जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी संपूर्ण राशि है वो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी आपकी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट।
ठीक है, ये हो गया। अब इस पे ब्याज भी होगा, है ना। तो आदत शेष पर ब्याज के लिए तो इंटरेस्ट अकाउंट या टू एनुटी सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो ब्याज राशि उसमें जुड़ जाएगी। और 3 नंबर वार्षिकी भुगतान के लिए तो एनुटी सस्पेंस अकाउंट या टू कैश या बैंक। ये 3 मेजर प्रविष्टियां हैं वो आपके इस सवाल में होंगी। पहले जो साझेदार की राशि है, पूंजी है, उसको वार्षिकी खाते में ट्रांसफर करेंगे। फिर जो ब्याज है उसको वार्षिकी खाते में ट्रांसफर करेंगे। और फिर ब्याज सहित उस राशि का भुगतान है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक और महत्वपूर्ण मेथड 4 नंबर वार्षिकी वृत्ति विधि इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर कंपटीशन में तो मैं नहीं कह सकता कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, लेकिन फिर भी देखो कंपटीशन एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं से भी प्रश्न है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने को तैयार रहना, हर क्वेश्चन के लिए अपने को तैयार रहना है। ठीक है, आगे देखिए, वार्षिकी खाते का शेष समाप्त होने से पूर्व ही साझेदार की मृत्यु हो जाती है। ये मैंने बता दिया कि भाई वार्षिकी जो शेष है वो समाप्त होने से पहले ही साझेदार की मृत्यु हो जाती है। तो इस राशि को पुराने जो शेष साझेदार है वो लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेते हैं। तो उसकी एंट्री हो जाएगी एनुटी सस्पेंस अकाउंट या टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल, है ना। बाय द वे उसकी मृत्यु नहीं होती है ना। 5 नंबर की वार्षिक खाते का शेष समाप्त होने से पूर्व भी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जीवित रहे, है ना। और ऐसी स्थिति में जब तक जीवित रहे प्रति वर्ष भुगतान की उपयुक्त प्रविष्टि है वो आपको 3 के अलावा यानी 1 2 3 तो करनी है और लास्ट में अंत में ये प्रविष्टि होगी P&L अकाउंट या टू एनुटी सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू एनुटी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये इसकी प्रविष्टि होगी। P&L अकाउंट या टू एनुटी सस्पेंस अकाउंट। समझ गए? तो ये प्रविष्टि भी अपन ध्यान में रख सकते हैं। बढ़े आगे, ये एक एग्जांपल है। चलो आप यहीं तक देख लेते हैं, है ना। यहां तक अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हर आपकी उस समस्या का समाधान इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन कर सके। ठीक है, तो साथियों ये था आज का एक और शानदार जानदार और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही खास और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा आपको लगता है तो आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़े। क्योंकि साथियों एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने को मिलने वाली है, क्योंकि कॉमर्स के लिए 340 पोस्ट वैसे ही ज़्यादा है और अब और भी संभावना है कि पोस्टें और बढ़ सकती है। तो और बढ़ेगी तो आपके सिलेक्शन होने के चांस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगा 2025। लगे रहो तैयारियों में। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।